पनि छु। सो मेरो म बेसिकली आजको दिनमा 3 वटा हाइड्रोमा छु, सबैलाई थाहा छन् यो कुरा। सो पिपिएल मलाई राम्रो लाग्छ र पिपिएलमा म जहिले पनि बाई पोजिसनमा रहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। मेरा 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 एक मिलनजीले सवाल एकदम है ठिक्क लेख्नु मेरा भएको एक छ। सवाल है हजुर, हजुर डाक्टरजी। हाँ जी, आपने जब मार्केट 3,000-3,200 के रेंज में था, राइट? तब सबने नेक्सेक्स बढ़ना के बोला मार्केट ऊपर जाएगा, 5,000 6,000 जाएगा। ऑब्वियसली उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना पड़ गया था क्योंकि नेपाल सरकार ऑलमोस्ट डिफॉल्ट पे थी, जिस वजह से उनको इमरजेंसी में एमसीसी लॉ भी पास करना पड़ा था इन ऑर्डर टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट गोइंग टू इंडेटेड पॉलिसी टू चाइना, ठीक है? चलो उसके बाद जो भी लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ, लोगों का प्रमोटर का पैसा नीचे आ गया एंड ऑल ऑफ दैट। क्या उस केस में आप देखते हैं कि नेप्से जो है वो रिकवर कर पाएगा, ब्रेक इवन हो पाएगा? क्या लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे? जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, ऊपर से जो इन्फ्लेशन की वजह से लॉस हुआ है और रिकवरी हुई नहीं अभी तक, लोगों के पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? थैंक यू सर, आपने सही बोला। जो बेसिकली 3200 पहुंचने के बाद जो 4/12 का नियम आया, उसके बाद मार्केट को गिरना ही था और हम लोग वही एंटिसिपेट कर रहे थे। और उसके बाद आप जो एमसीसी पास हुआ, उससे है ना, उसके बाद आप जो इसको इन्फ्लेशन से आप जोड़ रहे हैं, मैं बेसिकली आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब ना आपको कोई भी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अभी बैंक तैयार नहीं है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत टाइट है फॉर वर्किंग कैपिटल बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट लोन के लिए और आपको रियल एस्टेट के लिए। तो जो भी पैसा है वो शेयर मार्केट की तरफ आएगा। प्लस अभी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट है ना रिलैक्स कर रही है अपनी नीतियां, जहां तक है ना लगानी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए। जैसे आप देखिए बीमा बीमा समिति ने 5% से 15% कर दिया है, जो जो अपने पैसे लगा सकते हैं बाजार में। सो उसके कारण भी बाजार पॉजिटिव देख रहे हैं। और जो सीडी रेशियो 80 का आ चुका है, उसके कारण भी जो पैसा है वो पार्किंग सबसे जल्दी किस सेक्टर में होगा, तो वो शेयर मार्केट में होगा। सो ये सब कारण से मुझे जो लगता है कि है ना, डेफिनेटली शेयर मार्केट में नया हाई बहुत नजीक है नहीं और नहीं हम लोग देखेंगे वो। नहीं, गलत है हाँ ना, जी क्योंकि बंटी, शेयर मार्केट जो है वो एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, राइट? अगर असली डेफिनेटली। पैसा हाँ। इकोनॉमी में प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं जाएगा, जीडीपी नहीं हम्म। बढ़ेगा, तो शेयर मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो वो सस्टेन नहीं कर सकता वो गेन को। तो नहीं सर, ऐसे बंटू जी, मैं इसमें आपको इंटरप्ट करता हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि है ना, आपको अलग-अलग इकोनॉमी के डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। जैसे प्रोडक्टिव और जैसे जीडीपी से आप जिसको जोड़ रहे हैं, जिस चीज को, हम लोग का नेपाल क्या चीज से चल रहा है? रेमिटेंस से चल रहा है। रेमिटेंस हम लोग के पास कितने आ रहे हैं पर मंथ? 125 अरब रुपया, मतलब 1 खरब 25 अरब रुपया, तो उसके कारण चल रहा है। हम लोग कभी भी है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी जीडीपी के ऊपर कभी भी हम लोग चले ही नहीं। तो आज के दिन भी हम लोग है ना रेमिटेंस के ऊपर बहुत बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और जो आप जीडीपी से लिंक कर रहे हैं, वो बड़ी इकोनॉमी लाइक चाइना या इंडिया में वो कर सकते हैं। आप यहाँ के लिए आपको कस्टमाइज्ड आपको इंसाइट रखनी पड़ेगी नहीं एक मिनट, यहाँ के। कस्टमाइज कैसे? वो तो हर इकोनॉमी के अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर है, राइट? वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं जाना चाहता। इट इज नोन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इट्स पोर्ट एक्टिविटीज, जिस वजह से वो पूरे एक पोर्ट सिटी आज जो है इतना बड़ा कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, राइट? और जीडीपी का आप कह रहे हैं चैलेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब रेमिटेंस जो है वो फॉरेन वर्कर्स का बाहर से आएगा, अगर बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो रेमिटेंस के ऊपर नेचुरली इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो नेपाली वर्कर्स जो पैसा घर भेजते हैं वो कम होगा, क्योंकि उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है कम होगी, जिस वजह से नेपाल की सर ग्रोथ वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो है ना आपकी हम लोग की रेमिटेंस है वो बढ़ते जा रही है परसेंटेज वाइज। अभी हम लोग की फॉर्मल इकोनॉमी से 125 अरब रुपया पर मंथ के एवरेज से आ रही है, जबकि इनफॉर्मल चैनल से भी उतना ही पैसा आता है। तो ना, हाँ जी, हाँ जी। एक और मिनट, आप उसको हाँ, एक लेंस से देख रहे हैं। आप ये भी तो देखिए ना कि जो क्या नाम है, करेंसी में जो डीवैल्यू हुआ है नेपाल का, तो ऑब्वियसली नेचुरल है, जो जहां पहले 50 रुपए आ रहा था वो 70 रुपए हो जाएगा। जैसे अगर मैं इंडिया का हम भी लोग का एक्सचेंज रेट कौन देखूं, कौन बोला हम लोग डिवैल्यूड हुए हैं? अरे क्या बात आपको कर रहे हैं? अगर इंडिया का करेंसी पिछले 2 साल में 70 से 84 85 हो गया, तो 1.6 से तो वो है ना, फिक्स्ड है आपका, आपको पता है हाँ ना जी, आपका। तो हाँ जी। हाँ, तो ऑब्वियसली जो पहले 70 80 रुपए तो आता था वो डिवैल्यूड नहीं हुआ ना सर। हम लोग सुनिए ना सर, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग डिवैल्यूड हुए। अगर डिवैल्यूड अगर हम लोग होते हैं तो और ज्यादा आपको है ना रेमिटेंस तो इनवर्ड वही तो दिखता हो रहा है। है।
आप है समझे ना? नहीं, पहले सुनिए भी ना $1 मेरी बात। भेजा, अरे अरे आप मेरी बात समझिए ना, अगर पहले $1 हम्म, भेजा जा रहा था, राइट? अगर पहले वो 120 था, अब वो अगर 140 हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा कि रेमिटेंस का ग्रोथ हुआ है, वो तो आपका करेंसी डीवैल्यू हो गया तो ₹20 बढ़ गया, गया तो अभी भी $1 ही है रेमिटेंस में, जो पहले नेपाली वर्कर भेज रहे थे। तो और उसका जो परचेजिंग पावर पे आपका इम्पैक्ट आएगा, इस वजह से तो इन्फ्लेशन हुई थी, जिस वजह से नेपाल को अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेंथन करना पड़ गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन के कितनी ज्यादा हो गई थी। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है, एमसीसी जो था, इट वाज नॉट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, इट वाज रिलेटेड टू बैंकरप्सी, जो हमें श्रीलंका में देखने को मिली थी, जिस वजह से नेपाल की से श्रीलंका की सरकार, जैसे नेपाल सरकार अपने उस पे डेट पे, जो बेसिकली उनका बॉन्ड्स थे, और उससे पे वो डिफॉल्ट करने वाली थी, जिस वजह से एक मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रिक्ट करना होना जरूरी बन गया था, नहीं तो इट वुड हैव गॉन द सेम वे एज श्रीलंका ऑन बैंकरप्सी। तो मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जब आपको पता है कि पैसा जो आ रहा है, राइट, वो रेमिटेंस का आ रहा है, वो ग्रोथ इतना नहीं हो रहा, इट इज ओनली द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विच इज एक्चुअली लीडिंग टू द इंक्रीज इन नंबर्स, राइट, नॉट एग्जैक्टली अ रियल ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इन द जीडीपी इटसेल्फ। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इतना कोई बूम नहीं दिख रहा, पैसा जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जो प्रोडक्टिव सेक्टर में जाना चाहिए वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर जैसे स्टॉक मार्केट में जा रहा है, उससे तो लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल होगा ही नहीं ग्रोथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नब्से में बूम बूम आएगा? सर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आप है ना ए मान्छे बहुत ज्यादा नेगेटिभ कुरा गर्छ यार, टेक्निकल। यसरी डिबेट त यसरी त डिबेट नगर्नु के यार, टाउको नदुखाउनु यार। यसलाई के होइन होइन काटिदिनु है भोलि अरे मुश्किल जुम सवाल पूछ हुन्छ लिया तो आप ऐसे करेंगे क्या? ये कौन है वो? कौन बोल रहा के है? अगर काटिदिनु मैंने कोई गलत चीज बोली है लॉजिकली, तो आप बोलिए मुझे। नहीं, कोई आपने गलत चीज नहीं बोली है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी में पैसा आ रहा है और अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो कब बूम हुआ नेपाल का शेयर मार्केट? एक है ना आपको भूकंप के बाद हुआ, एक आपको है ना कोरोना के बाद हुआ। तो है ना अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी और कम होती है तो लोगों का कंसंट्रेशन मार्केट में होता है, और कोई सेक्टर लोग पैरेलल सेक्टर खोजते हैं जहां वो लोग पैसा लगा सके। और विदेश में अगर पैसा आपके पास ज्यादा है, चाहे आप यहाँ भेज रहे हैं, उसका वैल्यू ज्यादा है। आप यहाँ का 100 रुपया तो यहीं का 100 रुपया है ना। अगर आप विदेश से $1 भेज रहे हैं, पहले 120 था अब 140 है, तो उसका फायदा तो आपको रेमिटेंस भेजने वालों को हुआ और वहां से विदेश से पैसे लगाने वालों को हुआ। तो आप जो बोल रहे हैं कि ना यहाँ जीडीपी से आप सब कुछ को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं वो नहीं नेपाल के संदर्भ में नहीं है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। और आप थोड़ा सा इसमें मैं आपसे एमसीसी के बारे में कि मैं नेपाल आप आपका श्रीलंका आपका के एक जैसे एक डिफॉल्ट होने वाला था, वो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा वहां, क्योंकि नहीं है नहीं, ना आप मुझे नहीं आप लगता कि आपको एक नेपाल चीज कहीं भी। बोली, मैं आपने हाँ एक जी। चीज जो बोली वो आपने, मतलब मैं उससे अग्री नहीं करता, जब आप कह रहे हैं कि जब वो पैसा भेज रहे हैं, राइट, और अगर वो डिवैल्यू हो रहा है तो पैसा जो ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, वो गलत है, क्योंकि उसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो परचेजिंग पावर कम हो रही है, और वो तो डायरेक्ट कोरिलेशन है उसका। अगर ऑब्वियसली अगर 10 लोग सर होंगे, 10 सर के पास जब हम पैसा लोग ज्यादा आएगा, हम तो लोग परचेजिंग हम पावर लोग बढ़ेगी, तो मैं हम लोग का सर सीधी बात यह है कि इन्फ्लेशन है ना हम लोग का उतना ही रहता है जहां तक आपकी ये पैसे बढ़ा, जो आपकी इकोनॉमी में ज्यादा आने की बात है, वो तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल होगा ना, ना कि आप रेमिटेंस से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपकी स्ट्रिक्ट आएगी तो आप वहां से मनी को कंट्रोल कर पाओगे और वहां से आप अपनी इन्फ्लेशन को देख पाओगे। अब आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं आपका ना ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो गलत है, तो वो गलत मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। अगर पैसा आ रहा है तो है ना उसी के कारण ये इकोनॉमी चल रही है, नहीं तो अरे इकोनॉमी नहीं चलती ना सर। सर आप मेरी बात नहीं समझे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ना दो तरीके होते हैं, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें बैंक आता है हमेशा सेंट्रल, और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। हाँ तो मैं फिस्कल तो वही डेफिसिट बोल है रहा हूँ ना, तो नेपाल मैं में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एक मिनट आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जब फिस्कल डेफिसिट होता है ना, फिस्कल डेफिसिट के क्या मेजर्स होते हैं? टैक्सेशन एंड आपका एक्सपेंडिचर कैप, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्मली गवर्नमेंट लेती है, राइट। तो अगर फिस्कल डेफिसिट रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, नेपाल की सरकार का टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा, बजट नहीं बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन की कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। और अगर वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर जैसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा जाता रहेगा रादर देन द प्रोडक्टिव, जिसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो तो फिर आप नेपाल क्या की चाहते हैं, जीडीपी शेयर कभी बढ़ेगी मार्केट ना? बंद फिस्कल कर दें डेफिसिट हमारे? नहीं, मैं सर ये क्या कह रहा कह हूँ रहे कि हैं हम लोग आपको यहाँ ऑनेस्टली ये डिस्कशन? बोलना पड़ेगा। यहाँ सर, यहाँ स्टॉक मार्केट यहाँ ऐसे हम कभी भी लोग, सस्टेनेबल नहीं रहती लॉन्ग टर्म में। यूएस में भी हमने ये देखा था कोविड में, जब तो कैसे सस्टेनेबल रहेगी ये बता दीजिए ना सर, कैसे रहेगी बताइए, लीजिए आप ही बताइए। कसैले यो पठाएको मान्छे हो यो